ये कोई भूत वाली कहानी नहीं है बल्कि रियल लाइफ इंसिडेंट है जो अमेरिका में हुआ था और ये 100% रियल है। 23 जनवरी 1897 की शाम को एक लोहार जिसका नाम एरास्मस शू था वो वेस्ट वर्जीनिया में अपनी छोटी सी दुकान में आग जलाता है। इसके साथ ही वो अपने 11 साल के हेल्पर जो उसके पीछे सफाई कर रहा था उसको भी आवाज लगाता है। एरास्मस सोच रहा था कि वो आज शाम को जल्दी घर जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे उसको हॉर्स शू का एक ऑर्डर मिल जाता है। फिर उसको पता था अब तो मैं घर जल्दी नहीं जा सकता, मुझे देर तक काम करना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए वो हेल्पर को आवाज दे रहा था कि वो मेरे घर जाए और मेरी बीवी को चेक करे जिसका नाम था जोना। पहला कि उसको बताए कि मैं आज लेट आऊंगा और दूसरा अगर उसको कोई चीज की जरूरत है तो वो उसको ला के दे या किसी किस्म की हेल्प उसे जरूरत है तो वो ये कर दे। जब हेल्पर यहाँ से चला जाता है तो एरास्मस वापस अपनी आग को भड़काना शुरू कर देता है। उसका दिमाग हॉर्स शू बनाने पर नहीं था बल्कि अपनी बीवी जोना पे था। इस कपल ने अभी तक अनाउंस नहीं किया था लेकिन जोना प्रेग्नेंट थी। एरास्मस और जोना कुछ महीने पहले ही मिले थे लेकिन उनको बड़ी जल्दी मोहब्बत हो जाती है। जोना 23 साल की लड़की थी जिसके काले बाल थे और काली आंखें थी। ये बड़ी जिंदा दिल लड़की थी जो फार्म पे पली बड़ी थी। जब एरास्मस इस छोटे से विलेज में आता है जिसका नाम था लिबसेज मिल जो कि रिवर के थोड़ा सा साथ पहाड़ी पे था और जोना जिधर रहती थी उसके बिल्कुल साथ में ही। जब वो यहाँ पर आता है तो ये और जोना एक दूसरे को नोट कर लेते हैं। एरास्मस काफी बड़ा था जोना से, वो तकरीबन 35 साल का था लेकिन होता टॉल और हैंडसम है। वो इस छोटे से टाउन में अपनी लोहार की दुकान लगाने आया होता है और जोना के लिए वो बड़ा एक्साइटिंग बंदा था। जोना की फैमिली स्पेशली उसकी माँ मैरी जेन उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं क्योंकि उसके मुताबिक एरास्मस उससे काफी बड़ा था उम्र में। लेकिन जोना डटी रहती है, उसको एरास्मस से मोहब्बत थी और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो मिलने के कुछ महीने बाद नवंबर में इनकी शादी हो जाती है। ये दोनों एक छोटे से घर में रहने लग जाते हैं। जोना प्रेग्नेंट हो जाती है। वो और एरास्मस काफी एक्साइटेड थे इसके बारे में और लोगों को बताना भी चाहते थे। लेकिन शुरू में जोना की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस प्रेगनेंसी में। वो हर वक्त बीमार होती थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो जो डॉक्टर जिसको ये चेक करवा रहे थे वो बताता है ये सब इसकी प्रेगनेंसी की वजह से है। तो ये कपल डिसाइड करता है कि हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये प्रेगनेंसी थोड़ी डेवलप नहीं हो जाती, फिर उसके बाद जाके लोगों में अनाउंस करेंगे। तो इस प्रेजेंट डे पे एरास्मस जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है हॉर्स शूज को बनाने के लिए ताकि वो जल्दी घर जाए और अपनी बीवी का ख्याल रख सके। अब जैसे एरास्मस जोना के बारे में सोच रहा था तो जो स्टील इस आग में था वो ऑरेंज होना शुरू हो जाता है जिसका मतलब था वो बेंड होने के लिए तैयार है। तो एरास्मस हथौड़ा उठाता है और काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एरास्मस का 11 साल का हेल्पर वो एरास्मस और जोना के घर पे पहुंच जाता है। तो हेल्पर फेंस क्रॉस करके इस छोटे से डबल स्टोरी घर के सामने आ जाता है। वो फ्रंट डोर पे नॉक करता है लेकिन जोना फ्रंट डोर पे आती नहीं है। उसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जोना ऐसी बंदी थी जो घर में इधर उधर फिरती रहती थी। वो दरवाजा भी बड़ी जल्दी खोल देती थी, अपने नेबर्स के साथ भी गप्पे लगाती रहती थी। अब हेल्पर दरवाजे के सामने खड़ा था, उसको अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर पे है ही नहीं। तो हेल्पर दोबारा से दरवाजा बजाता है। जब फिर से खामोशी होती है तो वो डोर नॉब को पकड़ता है और घुमा देता है। दरवाजा तो लॉक ही नहीं था तो वो दरवाजा अंदर की तरफ खोलता है। उसी वक्त वो नोट करता है घर में तो अंधेरा है और कोई लैंप भी नहीं जल रहा और बाहर सूरज भी गरूब होता जा रहा है। तो हेल्पर अंदर आता है और मिसेस शू को आवाजें देने लग जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। एक पॉइंट पर हेल्पर मुड़ता है और कॉर्नर पे देखता है जिधर सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। वो वहीं पर ही जम जाता है क्योंकि जमीन पर जोना पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी सीढ़ियों पर ही वर्टिकल थी। उसका एक हाथ अपने सीने पे होता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो सोई हुई है। इस पॉइंट पर हेल्पर डर जाता है, उसको नहीं पता था यहाँ पर क्या हुआ है। जाहिर है यहाँ कुछ गड़बड़ी है। तो आराम आराम से वो जोना के करीब जाता है और जब वो उसके बिल्कुल ऊपर होता है वो एक बार फिर से इसको आवाज देता है। जब वो जवाब नहीं देती उसका चेस्ट भी मूव नहीं कर रहा था सांस की वजह से और वो बिल्कुल स्टिल थी। तो उसको फौरन पता चल जाता है यहाँ पर कुछ बहुत गलत हुआ है। इस पॉइंट पर हेल्पर मुड़ता है और यहाँ से सीधा भागकर अपने घर चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो अपनी माँ को बोलता है मुझे लगता है मिसेस शू मर चुकी है। उसकी माँ उसे कहती है तुम भागकर एरास्मस की दुकान पर जाओ और उसको बोलो फौरन घर पहुंचे अपने, और मैं डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुँचती हूँ। तो लोकल डॉक्टर को, वही सेम डॉक्टर जो जोना की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर रहा था, उसको 1 घंटा लगता है जोना के घर पहुँचते हुए। जब वो अंदर आता है तो फर्स्ट फ्लोर पे वही 11 साल का हेल्पर, उसकी माँ और काफी सारे नेबर्स खड़े होते हैं। जब ये सेकंड फ्लोर पर जाता है मास्टर बेडरूम में, वहाँ पर एरास्मस होता है जो इस पॉइंट पर घर आ गया था। वो बेड पे बैठा होता है, उसकी बीवी को उसने बेड पे लिटाया होता है
है। अपनी बीवी का सर उसने अपने बाजुओं में रखा होता है, जैसे उसको गले लगाया वो उसके बालों में हाथ फेर रहा होता है और आगे पीछे हिलकर रो रहा होता है। डॉक्टर एरास्मस और जोना को बड़े अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि वो इसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर रहा था और कई हफ्तों से तो ये इस डॉक्टर के पास भी रेगुलर आ रहे थे। तो इस सीन को देखकर डॉक्टर को भी थोड़ी उदासी होती है, लेकिन उसे पता था उसे यहाँ पर अपना काम करना है। वो आगे जाता है और एरास्मस के कंधे पे हाथ रखता है। वो उसे कहता है मुझे जोना की बॉडी को एग्जामिन करना है, लेकिन एरास्मस ऊपर नहीं देखता। वो अपनी बीवी को गले लगाकर रोता रहता है और उसके बालों में हाथ फेरता रहता है। तो डॉक्टर उसको थोड़ा फोर्सफुली कहता है कि तुम साइड पे और मुझे देखने दो। तो एरास्मस साइड पर होता है और अपनी बीवी को बेड पर स्ट्रेट लिटा देता है और उसके सर वाली साइड पर बैठकर उसके बालों में हाथ फेरता रहता है और रोता रहता है। तो इस पॉइंट पर डॉक्टर जोना के करीब जाते हैं और उसको एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फौरन कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, जोना मर चुकी है। तो उसके पेल्वस को इधर उधर हिलाकर डॉक्टर इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जोना शायद प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरी है। अगले दिन जोना का फ्यूनरल होता है लोकल सेमेटेरी में, जो कि हिल टॉप पर ही था। इस पॉइंट तक ये बात फैल चुकी थी कि जोना प्रेग्नेंट थी जब वो मरी थी। तो इस फ्यूनरल में हर कोई एरास्मस को देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रहा था और उसको सांस भी नहीं आ रहा था। जैसे ही जोना के ताबूत को जमीन में डालने का टाइम होता है, तो एरास्मस कहता है जोना के सबसे फेवरेट स्कार्फ को जोना के ताबूत में डालना है। उसको डालकर एरास्मस फाइनल गुड बाय करता है और फिर ताबूत को जमीन में डाल देते हैं। वहां पर आए हुए लोग ये नोट करते हैं कि एरास्मस बहुत ज्यादा रो रहा है। जाहिर है एक झटके में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। फ्यूनरल अटेंड करने वाले लोगों के लिए अजीब ये नहीं था एरास्मस का रिएक्शन उसकी बीवी के मरने पर, बल्कि जोना की माँ का रिएक्शन एरास्मस को देखकर। इस फ्यूनरल के दौरान मैरी जेन, जो जोना की माँ थी, ना वो उदास लग रही थी ना वो रो रही थी, इवन रिएक्ट भी नहीं कर रही थी कि उसकी अपनी बेटी मर गई है, बल्कि इसकी जगह मैरी जेन एरास्मस को देख रही थी प्योर हेट और नफरत की निगाह से। फिर जब फ्यूनरल खत्म होता है तो वहां पर खड़े बंदे मैरी जेन और एरास्मस के पास आते हैं अपना आखिरी अफसोस करने के लिए, लेकिन मैरी जेन किसी को एक लफ्ज कहे बगैर फ्यूनरल को छोड़कर चली जाती है। जोना के फ्यूनरल के बाद मैरी जेन का बिहेवियर मजीद अजीब होना शुरू हो जाता है। उसके नेबर्स जब उसको खाना देने आते थे या वैसे मिलने आते थे तो वो दरवाजे पे आने से ही मना कर देती थी। मैरी जेन ने पूरी रात जागना शुरू कर दिया था। लोगों को दिखाई दे रहा था उसके कमरे में हर वक्त मोमबत्तियां जलती रहती थी। अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती रहती थी और कभी घुटनों पे बैठकर कहीं दूर देखती रहती थी। और जब कभी कभार वो अपने घर से बाहर निकलती थी तो वो बड़ी उजड़ी भी और डिस्ट्रैक्टेड सी नजर आती थी। जब वो टाउन में कहीं चलती थी तो वो अपने मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही होती थी और एकदम से अपने पीछे इधर उधर मुड़कर देखती रहती थी जैसे कोई उसको फॉलो कर रहा हो। कुछ नेबर जब उसको इस हालत में देखते हैं वो उसके पास जाते हैं पूछने के लिए, लेकिन ना वो उनसे आई कांटेक्ट करती है, उनसे कोई बात भी नहीं करती, बस वो वहां से फौरन निकल जाती थी। अब ये जो भी मैरी जेन के साथ हो रहा था, उसका शौहर किसी के साथ भी इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता था। हाँ, लोग ये जरूर नोट करते हैं कि उसके शौहर ने बाद में सोना शुरू कर दिया। उसने अपनी बीवी के साथ घर में रहना ही छोड़ दिया था। और फिर 21 फरवरी की सुबह को जब एक महीना गुजर जाता है जोना को मरे हुए, मैरी जेन अपने घर से बाहर निकलती है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल ठीक होती है। ना वो कहीं मुड़कर इधर उधर देख रही होती है, ना वो नीचे देख रही होती है, ना मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही होती है। वो बिल्कुल पर्पस के साथ कहीं जा रही होती है। जैसे वो आगे जा रही होती है, लोगों को उसके चेहरे पे सिर्फ एक इमोशन दिखाई दे रहा होता है, वो होता है गुस्सा। तो मैरी जेन गुस्से से लोकल प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जा रही होती है। उसके दरवाजे पे खटखटाए बगैर वो सीधा दरवाजा खोलती है और अंदर घुस जाती है। प्रोसिक्यूटर को मैरी जेन का पता था और उसको ये भी पता था कि ये कुछ हफ्तों से बड़ा अजीब बिहेव कर रही है। तो जब ये अंदर आती है तो वो चौंक तो जाता है कि ये अंदर आ गई है, लेकिन वो बड़ा क्यूरियस भी था कि इसके साथ हो क्या रहा था। तो जब ये आकर प्रोसिक्यूटर को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो वो बड़ा खुश होता है और इसको अपने ऑफिस में ले जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर क्या था। लेकिन जब ये दोनों अकेले उसके ऑफिस में बैठते हैं तो मैरी जेन उसको बड़ी अजीब सी स्टोरी बताना शुरू कर देती है अपनी मुर्दा बेटी जोना के बारे में, जिसको शुरू में तो प्रोसिक्यूटर सुनकर ये सोचता